हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में फिजिक्स में जो है अनसॉल्व पेपर में सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 4 पिछले लेक्चर तक बताया गया था आपको। सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सेट नंबर 5 का पहला सवाल है। सबसे पहले का नंबर है। देखिए पहले का नंबर, ठीक, पहले का नंबर क्या कह रहा है? एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी। देखो f1 बराबर आपको f दिया गया है और f2 बराबर दिया गया है माइनस का 2f। क्यों दिया गया है? तो कि f फोकस दूरी का उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। समझ में आया? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, जबकि जो अवतल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। वाले लेंस को संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है उस पर ध्यान देंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला जो होता है वो ये होता है। देखो f इक्वल टू आपने पढ़ रखा है f1 f2 है बटे f1 प्लस कितना f2। मान रख लेंगे f1 का मान f और 2f का मान माइनस का 2f बटे f माइनस कितना 2f, ये कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2f स्क्वायर अपॉन में माइनस का f। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, सीधे से आया उत्तर कितना 2f। कौन सा आया आपका? प्लस का 2f। तो सेकंड ऑप्शन सही है आपका, प्लस का 2f। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पहले का नंबर था, ये हो गया। ठीक, पहले के खा नंबर में आते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसके बीच का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी ये पूछा नहीं गया है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये पीछे की ओर बढ़ता है, ये W कहलाता है कार्यफलन, ये न्यू नॉट है आपका। तो न्यू इधर की ओर बढ़ता है और इधर क्या है? निरोधी विभव। ठीक, तो इस केस में आपको देखो ये खा नंबर जो है वो खा नंबर क्या कहता है? ठीक है, देखो आपने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी K बराबर E माइनस क्या होता है? W। इसको आप EV नॉट लिख सकते हैं, इसको H न्यू लिख सकते हैं और माइनस क्या लिख सकते हैं? H न्यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखो तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा? H अपान E और न्यू माइनस का H अपान E और साथ में कितना? न्यू नॉट। अगर मैं इसकी तुलना y इक्वल टू क्या कहलाऊँ? mx प्लस किससे कराऊँ? c पर। तो देखो c बराबर ये कांस्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो कटा अंतःखंड है। ठीक है, h न्यू नॉट बाई ई, तो कार्यफलन के बराबर होता है, इसी को w कहते हैं। ठीक, देखो ये w है ना, ये w, c अंतःखंड ऋणात्मक अक्ष पर कटा हुआ। ठीक है, और m बराबर क्या आ जाएगा? h अपान ई। तो ढलान क्या दिखाता है? h अपान ई। ढलान क्या दिखाता है? h अपान ई। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर का और खा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, का और खा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर गा पे। सवाल नंबर कौन सा? गा। चलिए क्वेश्चन नंबर गा जो है वो क्या है देखते हैं। गा, पहले का गा नंबर है। लिखा है प्रदर्शित चित्र में डायोड में कौन सा अग्र अभिनत पर है? तो देखो पहला पार्ट ये है, बी माइनस 10 वोल्ट। ठीक, और बाकी सभी जो पार्ट है ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग क्या बना हुआ है? माइनस 10 वोल्ट दिया गया। तीसरे वोल्ट की बात करो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। माइनस का 5 वोल्ट। ठीक, चौथा देखो, प्लस का 10 वोल्ट है। देखो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इन चार ऑप्शन में से आपसे वो प्रदर्शित पी एन सन डायोड में कौन सा अग्र अभिनत में, आपको अग्र अभिनत में फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा देखो अग्र अभिनत की बात करूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, इस वाले पे लाइन पे ध्यान दो। ठीक है, इसका एन क्षेत्र निगेटिव से जुड़ा है ना, ये एन क्षेत्र निगेटिव से, ये पी क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये एन है और ये पी है, ये आपका पी है और क्या है? एन है। देखो यहाँ पर एन पॉजिटिव से जुड़ा है सीधे से, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ये अग्र अभिनत में नहीं, ये रिवर्स वाइस में ये वाला। ठीक है, अब देखो मतलब आप इसको हायर और लोअर वोल्टेज से चेक करो। तो ये हो गया हायर वोल्टेज, ये कौन सा हो गया? लोअर। देखो इधर पर आपका कुछ नहीं लगा है ना, थर्ड नंबर में कुछ लगा ही नहीं है शायद, है ना, थर्ड नंबर में कुछ भी नहीं लगा। 2 वोल्ट दिया गया प्लस का,
तो ये वाला प्लस का हायर वोल्टेज पर है, ये किस पर है, लोअर पर। तो देखो पी क्षेत्र आपका लोअर पर, तो ये भी पश्चवृत्त में, ना ये अग्रवृत्त में, ना ये अग्रवृत्त में। इसमें आ जाओ, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर -10 वोल्ट है, तो एन क्षेत्र आपका हायर वोल्टेज पर है। 0 बड़ा होता है ना -10 से, तो ये हायर वोल्टेज पर है, ये लोअर। तो अगर पी क्षेत्र लोअर वोल्टेज में, तो ये भी आपका पश्चवृत्त में। यहाँ पर आ जाओ भाई, पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया, और ये नेगेटिव है। तो देखो पी क्षेत्र आपका हायर वोल्टेज पर है, 0 बड़ा होता है 10 से, और ये वाला लोअर वोल्टेज पर। और जब पी क्षेत्र हायर पर और लोअर पर होता है, तो ये फॉरवर्ड वाइज है, अग्रवृत्त है, फॉरवर्ड वाइज। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, उतार लेंगे सभी लोग, पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक, हटा दें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कौन सा नंबर है, ये है आपका घ नंबर। शुरू करते हैं, पहले का घ नंबर, ठीक। घ नंबर अगर देखिए तो घ नंबर सवाल है आपका, लिखा है 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन के स्थिर विद्युत बल लगता है, ठीक है। 2 बिंदु आवेश है जिनके बीच F न्यूटन है, यदि उन्हें के माध्यम के परावर्तनांक में रख दे तो उन पर बल कितना होगा। देखो 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, वायु में r दूरी पर रखें तो इनके बीच बल जो है यो F1 बराबर कितना लगता है, F लगता है, F1 बराबर कितना लगता है, F। और अगर F2 की बात करें, अगर के परावर्तनांक का माध्यम रखें तो 1/4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, R हो जाए, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/k बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना हो गया, R स्क्वायर। तो यही वाला तो F1 कहलाएगा ना, हवा में फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/k, और साथ में ये हो जाएगा F1, दैट मीन्स F/k। आंसर जो भी सही हो लिख लें, ठीक है, F/k। चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 500 अंगा नंबर देखो, घा नंबर हो गया, अंगा नंबर आ जाओ, हटा दें इसको। चलिए अंगा नंबर सवाल पे आते हैं। अंगा नंबर, ठीक। अंगा नंबर सवाल क्या है, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा गया है। एक एल लंबाई तार था, ऐसे देखो एल लंबाई का तार है, इसको वृत्त पर मोड़ दिया गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो पक्का कर लो कि लंबाई जो है वो 2πr के बराबर हो गई। लंबाई किसके बराबर हो गई, 2πr। भाई यही एल इसमें जोड़ा गया, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने केंद्र पर फार्मूला पढ़ा B = μ0, ठीक है, I/, कितना 2r, ठीक। चूँकि L बराबर आपने पढ़ रखा 2πr, अगर R बराबर देखें तो L/, कितना हो जाएगा 2π, R बराबर कितना हो जाएगा L/2π। तो यहाँ वैल्यू रख लो, R बराबर L/2π, तो हो जाएगा B = μ0I/2 इंटू R का मान L/, कितना 2π, 2 से 2 कैंसिल, पाई पलट जाएगा, तो B = μ0π और I बटे कितना L, μ0π I बटे L, पहला ऑप्शन, ठीक है, μ0I π L। हाँ जो भी है देखो, μ0I बटे 2r है, तो r की वैल्यू L/2π, तो L/2 2 कैंसिल, μ0I π, हाँ μ0π I/L, ठीक है। ये पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला देखो, फिर 4 नंबर है। 4 नंबर में कहा गया आपको, इस तो याद करने वाली चीज़ है, आपको याद करनी पड़ेगी इसमें। देखो λ1, λ2 और λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हैं। कौन बड़ा है, देखो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य आपके पास है सूक्ष्म तरंगों की। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो λ3 इज ग्रेटर दैन λ1 और फिर λ2, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा याद करने वाली है, इसको याद कर लीजिए आप, याद करने का काम है ये, ठीक। दूसरे नंबर सवाल में आ जाए, दूसरे के काम है, चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरे के काम में आते हैं, ठीक। चलो दूसरे के का नंबर में लिखा है, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। देखो अब मैंने कहा था आपको याद करना है कैसे, पी प्रकार का अर्धचालक, और पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, कोटर। मतलब जो अपद्रव्य मिलाया जाएगा वो कम संयोजकता का होना चाहिए, मतलब 4 का होता है जर्मेनियम, तो 4 से कम संयोजकता का, मतलब दूसरा अपद्रव्य कौन मिलाया जाता है,
3 संयोजकता वाला, मतलब किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में अगर कोई 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है तो वो पी टाइप बनता है। कौन सा बनता है? पी टाइप अर्धचालक बनता है। से लिखना था, ठीक। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? ठीक है, देखो नाभिकीय विखंडन में जब श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जब, ठीक है, किसी भी नाभिक पर किसी भी यूरेनियम परमाणु पर, ठीक, हम मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, मंद गति के न्यूट्रॉनों की क्या करते हैं? बमबारी कराते हैं। तो वह क्या करता है, जो है 2 भागों में क्या करता है? टूट जाता है, ठीक है, क्रिप्टन और किसमें? बेरिलियम में, ठीक है। अब जब इससे उत्पन्न 3 न्यूट्रॉनों की गति को हम क्या करते हैं? धीमा करते हैं। तो अन्य जो है धीमा करके, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड की क्षणों की सहायता से या मंदक की सहायता से हम उसकी गति को कम कर देते हैं, तो वह अन्य भागों में उसको आगे की ओर तोड़ते रहते हैं। मतलब ये यूरेनियम परमाणु अन्य भागों में क्या करता है? टूटता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। देखो यूरेनियम परमाणु जब विखंडित होना शुरू होता है, जैसे इसमें लिखना क्या है, 1 नंबर में लिखना है, तो लिखना क्या है? देखो जब हम यूरेनियम परमाणु पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो वह छोटे भागों में क्या करता है? टूट जाता है, छोटे भागों में टूट जाता है। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है, ठीक है। और जब हम इस पर जो इससे उत्पन्न, इस विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करके और फिर अन्य परमाणुओं को हम क्या करते हैं? विखंडित करते हैं, तो इससे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होती है। आपकी कॉपी पे मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पराबैंगनी किरणों के किन्हीं 2 प्रयोग, एक प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, पेड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में, और दूसरा कीड़े मारने में, ठीक है। अगला देखो, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 है, IRMS आपको दिया गया है, IRMS कितना है? √2 है, ठीक है। आपको एक घन नंबर दिया √2 है, तो धारा का शिखर मान ज्ञात करना है, I0 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। देखो आपने पढ़ रखा है IRMS इज इक्वल टू I0 बाई कितना? √2। दैट मीन्स I0 इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS, √2 इंटू √2, दैट मीन्स 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? लिख लेंगे आपको, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। FBI याद रखेंगे, ये F होता है, ये B होता है, ये I होता है, देख लेंगे सभी लोग। ये देखो FBI, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों की उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर कैसी रहें? लंबवत रहें, ठीक है। तीनों परस्पर कैसे रहें? लंबवत रहें। तो यदि जो तर्जनी उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है चालक में लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। बातें समझ में आई? तो ये था आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखो, फिर क्या कहता है आपका? 1 फैराडे विद्युत धारा, 4 नंबर है, दूसरे का 4 नंबर, सेकंड का 4। देखो दूसरे का 4 नंबर, 1 फैराड विद्युत धारिता, तो C बराबर 1 फैराड लिखा है, ठीक है। 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या आपको R फाइंड करनी है। देखो गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं R/9 × 10⁹, यही होता है। तो आपको R फाइंड करना है, तो C इंटू 9 × 10⁹, सीधे से C का मान 1 × 9 × 10⁹, आ गया आपका 9 × 10⁹ मीटर आंसर, ठीक है। ये था आपका 4 नंबर दूसरे का, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हटा देते हैं। चलिए ये था 4 नंबर। 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय, ये हो गया। तीसरे का देखते हैं, तीसरे का नंबर, ठीक। देखो तीसरे का क्या कहता है? 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है? नहीं, नंबर तीसरे का, बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए किसी परमाणु के भीतर स्थायी कक्षा की परिधि की बात हो रही, 2πr, ठीक। उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है, ठीक। देखो चूंकि स्थायी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन का संवेग, आप लिख लीजिए, आपने पढ़ रखा है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान कितना 2 पाई, एन एच अपान 2 पाई। अगर मैं एक कक्षा के लिए लूँ तो एच अपान 2 पाई पढ़ा है एम वी आर। यहाँ से आप देखो तो अगर 2 पाई को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो 2 पाई आर ये हो जाएगा एच अपान कितना एम वी, है ना। यही आपका लैम्डा, देखो 2 पाई आर ये है आपके पास परिधि, कक्षा की परिधि। तो प्रूव यही करना था, परिधि जो है वो एच अपान एम वी डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, ये क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही है ना, ये प्रूव करना था। ठीक है, सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए स्थायी कक्षा की परिधि। तो ये देखो परिधि यही तो होती है ना, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज में होती है। तो एच अपान 2 पाई देखो, है ना, संगत कक्षा, अगर इसको एन जोड़ दें एन, तो संगत कक्षा के और ये दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है इतनी, तो संगत कक्षा के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। बहुत अच्छा सवाल है, हो गया, ले लीजिए 3 का। चलो खा नंबर में आ जाओ। सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि नामांकित किरण आरेख। अब देखो एक चीज़ जान लीजिए कि तीनों दूरदर्शी में से हर सेट में एक ना एक आना है, चाहे खगोलीय दूरदर्शी है, चाहे खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है, चाहे परावर्ती दूरदर्शी है, चाहे ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। 3 में से एक थ्योरी आनी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर, ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हटा दें इसको। देखिए क्या लिखा है, किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी करने पर, है ना, आवृत्ति 2 गुनी पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो आवृत्ति को 2 गुनी करने पर, है ना, तो K बराबर होता है आपका, K बराबर होता है आपतित प्रकार ना, तो E माइनस कितना W होता है ना। तो अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना करूँ, ठीक है, तो W तो इसमें कोई मतलब नहीं है, W कांस्टेंट है, कार्यफलन है, उसको हटा दो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसको कह लूँ H न्यू, है ना, तो ये तो आपकी गतिज ऊर्जा भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, उसी हिसाब से गतिज ऊर्जा भी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। देखो किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, देखो W तो आपका नियत है, कार्यफलन है धातु का, वो खत्म। अगर E बराबर H न्यू है, अगर न्यू को बढ़ाएंगे तो देखो H कांस्टेंट है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यू के, है ना, मतलब जितना न्यू बढ़ेगा उसी हिसाब से K बढ़ेगा। तो अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, बस खत्म काम, ये लिखना था आपको। ठीक, आगे देखो, फिर है घ नंबर सवाल। घ नंबर सवाल देखिए, तीसरे का घ नंबर, हटा दे इसको। तीसरे का घ नंबर लिखा गया, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान दिए गए, M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात तथा उनकी लंबाइयों L1 अनुपात L2 अनुपात L3 का अनुपात दिया गया 5 अनुपात 3 अनुपात 1, ये दिया गया आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ से उनके वैद्युत प्रतिरोधों का क्या अनुपात होगा, आपसे फाइंड करना, क्या कहा गया, R1 अनुपात R2 अनुपात क्या फाइंड करना है, R3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्योंकि एक फार्मूला पढ़ रखा है R बराबर रो L बाई ए। अभी एरिया नहीं पता आपको, L तो पता है, रो कांस्टेंट है, एरिया के बारे में आपको क्या पता कराना है। ठीक है, देखो चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन और गुणे कितना, घनत्व। ठीक, तो M बराबर आयतन A इंटू L, ये तो होगा ना, क्षेत्रफल गुणे लंबाई आयतन, और घनत्व को रिप्रेजेंट कर लेते हैं D से। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर अगर मैं निकाल लूँ तो M बाई L इंटू कितना D, वैल्यू रख लो। सो R बराबर अगर हम देखें तो रो L बाई M बाई L और इंटू कितना D, पलट देंगे तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर इंटू D बाई M। अगर ध्यान दो तो रो D दोनों कांस्टेंट है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर बाई M, ये तो पढ़ा। ठीक,
मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 जो है वो बराबर क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर बटे M1 अनुपात L2 स्क्वायर बटे M2 अनुपात L3 स्क्वायर बटे M3। मान रख लो L1 का मान कितना है, देखो 5 का स्क्वायर बटे कितना 1 अनुपात 3 का स्क्वायर बटे कितना 3 और अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर L3 है ना, हाँ 1 का स्क्वायर और बटे कितना 5। हल कर लो तो 55 25 अनुपात 3 से 3 कैंसिल 3 अनुपात 1 बटे 5। हल करेंगे 25 पंचे 125 अनुपात 5 3 15 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हल कर लेंगे तो 125 55 25 और M1 का मान है आपके पास 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सवाल है, नोट कर लीजिए सभी लोग। सेट नंबर 5 का ये है आपका तीसरे का घा नंबर। ठीक है, तीसरे का घा, हाँ ठीक है आ रहा है, नोट कर लीजिए तीसरे का घा। हटाएं इसको, चलिए देखिए चौथे के काम में आ जाओ। ठीक, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यह नाभिक की बंधन ऊर्जा वाले रिलेशन में है, आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा में मिल जाएगा। नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, यह नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न है, नाभिकीय संलयन में जो है हल्के नाभिक जुड़ते हैं, ठीक है, भारी नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक जो है टूटकर हल्के नाभिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, और लिखना चाहें इसमें तो लिख सकते हैं नाभिकीय संलयन में ऊर्जा अधिक मुक्त होती है जबकि विखंडन में कम मुक्त होती है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण बताइए। सूर्य पर प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का ही मुख्य कारण है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त यही उदाहरण होगा, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वो किसका है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो बस तीन भाग में है, तो ऐसे सब छोटे छोटे भाग में लिख दीजिए, हो गया आपका। निम्न देखो 4 का खा, देखो निम्न में प्रदर्शित परिपथ की सहायता से I1 I2 और I3 का मान ज्ञात करिए। चलिए देखिए, ठीक हटा देते हैं इसको। 4 का खा नंबर, चार का खा, चित्र बना हुआ है, चित्र बना लेते हैं। चलिए देखिए, निम्नांकित प्रतिशत में प्रदर्शित I1 I2 I3 का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, सबके मान ज्ञात करने हैं जो चित्र दिखाया गया है। ठीक, और यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है 20 वोल्ट। ये वोल्टेज कितना दिया गया है, 20 वोल्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये आपका I इधर से जा रहा, तो ये लोअर पर है, ये हायर पर है। ठीक है, ये सही है। इधर से ये I2 इधर से जा रहा है, नहीं I2 इधर से ना, तो ये हायर पर है, ये लोअर पर है ना, इधर से जा रही है, तो ये हायर पर है, ये लोअर पर है, इधर से ये हायर पर है, लोअर। चलो देखो कौन कौन से आपके अग्रवृत्त में, इसका नाम मैं D1 रख लेता हूँ, इसका नाम D2 रख लेता हूँ, इसका नाम D3 रख लेता हूँ। देखो N क्षेत्र हायर पोजीशन पर है, ये लोअर पोजीशन पर, मतलब D1 जो है पश्चावृत्त में, बाकी देखो यहाँ पर ये दोनों सही है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि D1 किस में है, पश्च अभिनत में है, तो पहला काम तो हो गया, अभिनत में है, अतः D1 धारा को प्रवाहित नहीं करेगा, धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। ठीक हो गया, मतलब I1 बराबर तो आपका 0 आ गया, पहला आंसर।
ठीक। अब आपको I2 और I3 चाहिए, तो सबसे पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लो। ठीक है, ये दोनों जो दिए गए हैं आपको लिख लेते हैं। ये दोनों जो आपको R1 R2 और R3 मान लेते हैं इसको। R1 R2 समांतर क्रम में, चूँकि R1 व R2 जो है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में। जोड़ लो तो ये हो जाएगा R डैश, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा R डैश। और समांतर क्रम का फार्मूला होता है 50 गुणे 150 बटे 50 प्लस कितना 150, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 50 गुणे 150, सीधे से ये हो जाएगा आपका 150 200, 1 0 से 0 0 से 0, ये 15 25 75। ठीक है, 15 25 75 बटे 2 R डैश आ गया। कितना आ गया आपका R डैश का 2। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो ये बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो ये वाली भुजा का कोई मतलब नहीं, ये दोनों समांतर में। अब इसके साथ ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में, चूंकि R डैश व R3, R डैश व R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। मतलब R नेट बराबर, दोनों को जोड़ देंगे और कहीं है नहीं कुछ, तो 100 प्लस कितना 75 बटे 2, 100 दूनी 2, 275 बटे कितना 2 R आ गया। ठीक है, तो I का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर सीधे से V बाई क्या हो जाएगा R, I V बाई R। ठीक है, तो V का मान 20 और R का मान 275 बटे 2, तो मतलब ये हो गया आपका 20 दून 40 बटे 275। ये किसका मान निकला है, I का मान आ गया। I का मान कितना आ गया आपका 40 बटे 275। 4 का कौन सा नंबर है, ये का नंबर है। ठीक है, सेट नंबर 5 में 4 का 200 बटे कितना है 75। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। 8 बार आंसर में आए जो भी है। 4 का सेट नंबर 5 में 4 का खा नंबर है। तो देखो इसको 5 काट लो, 5 8 40, 55 25 और 2 55 25। हाँ ठीक है, 8 बच्चे कितना आ गया 55। एक आंसर ये आ गया। अब देखो, चूंकि ये वाला देखो, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ा गया था ना, समांतर क्रम में। ठीक, और ये जब दोनों समांतर क्रम में जोड़ा गया तो जरा देखो इसमें धारा कौन सी जाएगी। ठीक है भाई, देखो ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। 20, अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया गया ना समांतर क्रम में, और डायोड का काम हो गया ख़त्म। आदर्श डायोड लगे हैं सब। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, ये हो गया R डैश और यहाँ पर हो गया आपका R3। तो देखो इस पर हम I धारा निकल आई। अब इस पर देखो R डैश के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लो। R डैश के सिरों पर विभवांतर, भाई इस पर विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। तो R डैश के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, देखो V बराबर I और साथ में कितना R डैश। I का मान अभी देखो 8 बटे क्या निकाला 55, और R डैश का मान क्या निकाला है, देखो R डैश 75 बटे 2, 2 चौके 8 है ना, 5 11 और 5 15, 15 चौको 60, 60 बटे कितना 11 वोल्ट, 60 बटे कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। ये आ गया किसका मान, यहाँ पर V डैश कह लो, ये वाला, ये V डैश। अब यही V डैश इन दोनों में भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, R1 और इसमें। तो इसका मतलब इस वाली भुजा में धारा, इसका नाम रख लो I2। तो कहीं पे निकाल देते हैं, देखो इधर निकाल देते हैं। I2 बराबर, भाई यही पोटेंशियल, भाई इन दोनों को हल किया तभी तो R डैश निकला था, तो यही पोटेंशियल इस पर भी होगा जो R डैश पर होगा। तो I डैश ये हो जाएगा I2 बराबर V डैश बाई कितना R1। ठीक है, तो V डैश का मान कितना है आपके पास, देखो 60 बटे 11 और गुणे R1 का मान कितना है 50, तो मतलब 10 5 50, मतलब 1 बटे कितना 55 एम्पियर। I3 बराबर क्या हो जाएगा, देखो I3 ये है, तो V डैश और बटे कितना R2, तो V डैश का मान 10 बटे 11 और गुणे R2 का मान कितना है 150। 0 से 0 कैंसिल, 1 बटे 11 25 55 और हासिल है 5, 11 कम 11 5 16, 165 एम्पियर। तो ये हो गया इस सवाल के आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं है। हाँ,
6/55 I2 का मान, I2 का मान 6/55 और 2/55। एक मिनट रुको, कुछ गलत हो गया है। बी डैश बराबर, भाई इन दोनों को हल किया तो आई जो गई आर डैश में गई, तो आई इंटू कितना आर डैश, तो 8/55 गुड़े आर डैश का मान कितना आया है 75/2, तो 2 चौके 8 और ये 5 एकम 5 ग्रहियम और 5 एकम 5 और 15 25 75 25, 15 चौको 60 और 11/11 60/11 हो गया। ठीक, तो वी डैश का मान हो गया 60/11 और R1 का मान हो गया आपके पास कितना 50, तो 10 × 50 1/55, यहाँ पर आ रहा 6/55। ठीक है, एक सेकेंड, 6/55, 1 मिनट। देखो बच्चों यहाँ पर एक वैल्यू गलत रखी, ये 10/11 नहीं है, वी डैश का मान 60/11 है, 60/11, तो ये 6 से 6 कैंसिल, 11 × 25 55, तो 6/55 आएगा। यहाँ भी 60 है तो 6 कितना आ जाएगा आपका, देखो 6/0 से कट गया तो ये हो जाएगा आपका 6 इसको 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 25 15, तो 2/55 आ जाएगा। ये हो गया इसके आंसर। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों ये सेट अब यहीं पे मतलब रोका जाता है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सवाल को बताए जाएंगे।